साथियों, आज के विषय पर जब हम बात कर रहे हैं तो यह देखने की बात है कि फांसीवाद को अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा कैसे परिभाषित किया गया। फांसीवाद के बारे में अब तक 3 तरह के जवाब सामने आए हैं। एक खुद फांसीवादियों के, दूसरा पूंजीवादी विचारकों और सामाजिक जनवादियों के, और तीसरा सही और वैज्ञानिक जवाब कम्युनिस्टों के। फांसीवादियों की ओर से जो जवाब आया वो लफाजी भरा हुआ जवाब था और कुल मिलाकर के वो मानव समाज को, खासतौर से मजदूरों मेहनतकशों को और मजदूरों मेहनतकशों के सहयोगी क्रांतिकारी वर्गों को भ्रमित करने वाला जवाब था। हमेशा ही फांसीवादियों ने नस्ल और राज्य को इस तरह पेश किया मानव समाज के सामने, मजदूरों मेहनतकशों सहित मजदूरों मेहनतकशों के सहयोगी क्रांतिकारी वर्गों समुदायों के सामने कि पूरा भ्रम जाल फैलाने का उन्होंने प्रयास किया और अपनी फांसीवादी अवधारणा को उन्होंने जो है कुछ लफाजी भरे शब्दों के द्वारा, यानी धार्मिकता, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, वीरता, साहस, अनुशासन आदि लफाजी भरे शब्दों के जरिए उन्होंने इस तरह महिमा मंडित करने की कोशिश किया, अपनी अवधारणा को इस तरह से पेश किया कि जैसे लगता था कि उनकी अवधारणा फांसीवाद के बारे में जो पेश की जा रही है वह अनुल्लंघनीय है, यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। खैर, उस पर हम विस्तार से नहीं जाना चाहता। और यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी विचारकों और सामाजिक जनवादियों द्वारा जो पेश किया गया जवाब फांसीवाद के बारे में, वो स्पष्ट बात है कि वह मजदूरों, मेहनतकशों और क्रांतिकारी समुदायों के विरोधी था। वह जो है वर्ग संघर्ष को कमजोर करने वाला जवाब था, वर्ग संघर्ष को कमजोर करने वाली विचारधारा थी वो, और वो जो है वर्गीय संघर्ष को बिल्कुल धूमिल करना चाहते थे। वह यह कोशिश कर रहे थे कि मजदूर मेहनतकश तक, बाकी समुदायों की बात थोड़ी समाज में, मजदूर और मेहनतकश तक भी यह भूल ही जाए कि यह समाज वर्गों में बटा हुआ है और यह सत्ता वर्गीय सत्ता है, और जब तक यह समाज वर्गों में बटा रहेगा तब तक जो है कोई भी सत्ता वो वर्गीय सत्ता होगी, किसी एक वर्ग की सत्ता होगी और दूसरे वर्ग पर उस सत्ता की तानाशाही होगी। यह पेश किया पूंजीवादी विचारकों ने और सामाजिक जनवादियों ने। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्टों की ओर से, अगर और स्पष्ट कहें तो क्रांतिकारी कम्युनिस्टों की ओर से सही और वैज्ञानिक जवाब आया, और वह जवाब पूरी दुनिया में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन में, क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन में स्थापित है। और साम्राज्यवाद के सबसे ज्यादा खुली आतंकी, साम्राज्यवाद की सबसे ज्यादा खुली आतंकी तानाशाही है। यह जवाब तीसरे इंटरनेशनल यानी कॉमिंटर्न की ओर से जो है पेश किया गया फांसीवाद के बारे में, और यह फांसीवाद की परिभाषा हमें यह बताती है कि हमें इसी रोशनी में फांसीवाद द्वारा पैदा किए जाने वाले खतरे को, फांसीवाद द्वारा वर्ग संघर्ष को कमजोर किए जाने वाली मुहिम को हमें जो है चलाना होगा, समझना होगा। दोस्तों, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, सचेत तौर पर मैं बात रख रहा हूँ, अगर आप गौर करें थोड़ा ऐतिहासिक कालखंड का, फांसीवाद के उभार के दौर को, तो 1922 में इटली में फांसीवाद आया, 1933 में जर्मनी में, 32 में हंगरी और 33-34 का दौरान ऑस्ट्रिया में, 33 में ही पुर्तगाल में, 34 पोलैंड में, 35 में बुल्गारिया और 39 में स्पेन। यह कालक्रम अलग अलग देशों में जो फांसीवाद का है वो क्या बताता है। इटली में फांसीवाद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मंदी की आहट के दौरान आया, जिसे मतलब महामंदी कहते हैं, 1929 की बात में कर रहा हूं। और बाकी सारे देशों को आप काल कर देख लीजिए तो वो जो है फांसीवाद के मतलब से कैसे मिलते जुलते हैं।
19 की महामंदी के बाद दुनिया के तमाम देशों में फांसीवादी सत्ताएं सत्तारूढ़ हुई। और यह स्पष्ट बात है, यह साबित करता है, फिर उसी परिभाषा को एक बार मैं कर देना चाहता हूँ, दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ साथियों को। अगर अब तक किसी साथी की बार आ गई होती तो उसकी बात नहीं कि फांसीवाद वित्तीय पूंजी के सबसे ज्यादा प्रक्रियावादी, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रवादी और साम्राज्यवाद की सबसे ज्यादा आतंकी खुली नंगी तानाशाही। मतलब है कि जब पूंजीवाद आर्थिक संकट का शिकार हो जाता है और इस तरह शिकार हो जाता है कि वो अपने द्वारा पैदा किए गए, अपनी उत्पादन प्रणाली, वितरण प्रणाली द्वारा पैदा किए गए आर्थिक संकट का हल नहीं निकाल पाता और वो देखता है कि मजदूर मेहनतकशों का आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो सकता है और दुनिया भर में पूंजीवादी सत्ताओं को चुनौती दे सकता है। पूंजीवादी सत्ताओं को जब खतरा महसूस होता है, हालांकि ऐसी स्थिति भले ना है, अगर संभावना दिखती है पूंजीपति वर्ग की सत्ता, एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की सत्ता को अगर संभावना दिखती है कि अब मजदूरों मेहनतकशों का आंदोलन पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे की ओर बढ़ेगा, वो अपने मिशन की ओर बढ़ेगा, मजदूरों का राज कायम करने की ओर बढ़ सकता है, इस संभावना को भी दिमाग में रखकर पूंजीपति वर्ग की सत्ता, जिससे खासतौर से बात करूं तो एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की सत्ता के कारण खड़े होते हैं और वह तब जो है तात्कालिक पूंजीवादी जनवादी तरीके से वो जो है जनता के आक्रोश को, खासतौर से मजदूरों मेहनतकशों के आक्रोश को वो जो है दबा नहीं पाता। तो उसके सामने एक ही हथियार रहता है कि अब जो है पूंजीवादी जनतंत्र का जो नकली आवरण है उसे उतार फेंका जाए और दमन का वो तरीका अपनाता है फांसीवादी राज्य, फांसीवादी हुकूमत दमन का वो तरीका अपनाती है जिसके चलते जो है बड़े पैमाने पर जनता के विभिन्न हिस्सों पर, खासतौर से मजदूरों मेहनतकशों पर, उसमें भी अगर और स्पष्ट बात किया जाए तो मजदूरों मेहनतकशों के क्रांतिकारी आंदोलन की अगुवाई करने वाले क्रांतिकारी मजदूर साथियों पर, मजदूर वर्ग की विचारधारा की अगुवाई करने वाले क्रांतिकारी तत्वों पर हमला करता है और बेतहाशा हमला करता है।